फिजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं या फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट? हाँ ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए सपोज करें, इस फैन को ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए सपोज करें कि कोई कुछ एक्टिविटी हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक पेन है, इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो नीचे गिरेगा। तो ये जो नेचर में ये फिनोमेना जो घटा, ये एक्टिविटी जो हुआ, इसको स्टडी करके हम लोग, मतलब जितने हम लोग के जो साइंटिस्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए हमारे जो ल्यूक्रेट्स लोग थे, उन्होंने रूल्स बनाए, कुछ लॉ। ठीक है, उस वो लॉ इस तरह से बना है कि एग्जैक्टली जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वही होता है। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी होता है। तो g कांस्टेंट है, ठीक है। अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए g कांस्टेंट है। आपको कंफ्यूजन लगे कि क्यों कांस्टेंट है, तो आगे हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि कोई बॉडी का मास है, ठीक है, तो मास मान लीजिए कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा नीचे, क्या इसकी जगह पर हम 1 kg का मास रखेंगे तो फोर्स किस में ज़्यादा महसूस होता है? 1 kg में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बनाया गया है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है या जो फोर्स लगा है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया गया? बनाया गया। तो ऑब्जर्व किया गया क्या कि जो फोर्स लग रहा है उसका नाम हमने ग्रेविटेशनल फोर्स रखा, और वो देखा गया कि मास के बढ़ने से फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। और जी, ऑब्वियसली जी के बढ़ने से भी फोर्स बढ़ेगा, लेकिन जी कांस्टेंट क्यों है आगे हम लोग देखेंगे। तो जी यदि कांस्टेंट है तो यहाँ F इज इक्वल टू mg किया, तो देखा क्या गया कि यदि फोर्स, यदि मास बढ़ रहा है, यदि इसकी जगह पर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, मान लेते हैं सपोज करें कि ये डस्टर ले, इसको हम यहाँ से रिलीज करें, इसको रिलीज करेंगे तो ग्राउंड को जो हिट करेगा तो इम्पैक्ट कौन ज़्यादा देगा, ये डस्टर या पेन? क्यों? मास ज़्यादा है। तो इससे एक चीज़ और रिलेट कर पाए, क्या रिलेट कर पाए कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम कहने का मतलब अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी। यदि कोई मास ज़्यादा है, मान लीजिए कि आप लोग कोई रेस लगा रहे हैं, तो आप सेम टाइम पर 4 लोग हैं, चारों का मास अलग है, 4th वाले का मास सबसे ज़्यादा है 120 kg, खाता पीता घर का है वो, ठीक है। तो यदि रेस स्टार्ट हुआ तो सबसे आगे, सबसे पहले कौन निकलेगा? जिसका मास सबसे कम होगा। मतलब रेस्ट से स्पीड बढ़ाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका मास कम है उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है वो रेस्ट में रहना चाहेगा ज़्यादा, ठीक है। जिसका मास कम है वो तेज़ी से आगे बढ़ा। जिसका मास सबसे ज़्यादा है 4th पर्सन का, उसका मास सबसे ज़्यादा है, तो वो देर से चलना दौड़ेगा, स्टार्ट करेगा। जहाँ एंड पॉइंट होगी वहाँ रुकना है, तो वहाँ कंफर्टेबली कौन रुक जाएगा? जिसका मास कम है। जिसका मास ज़्यादा है वो क्या करेगा? वो आगे तक चला जाएगा, जहाँ चाय कॉफ़ी मिल रहा है वहाँ जाकर रुकेगा वो। समझ गया मेरी बात को? तो यहाँ पर कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो आता है वो किस चीज़ से आया? बॉडी का मास उसके वेलोसिटी से आया। यदि किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा होगा और अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। ये सब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं या फिजिकल कॉन्सेप्ट हैं, ये फिजिकल कॉन्सेप्ट हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व करके हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ किया है, ठीक है। इसीलिए आप फिजिक्स में ज़्यादातर लॉ पढ़ेंगे, थ्योरम ज़्यादातर आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉ जो है वो n नंबर ऑफ रिपीटेड एक्शन करने पर n नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी भी एक्टिविटी को करेंगे, उससे कंक्लूजन निकालेंगे, उसी कंक्लूजन से हम लॉ को डिराइव करते हैं, लॉ को बनाते हैं, ठीक है। जैसे F = ma, उसी से बना है ये। तो F = ma जो है
वो उसमें क्या देखा गया कि मास यदि किसी बॉडी का बढ़ेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स जो लग रहा है, उस फोर्स को उस बॉडी के साथ एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा, बॉडी का मास उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने पर वो उसका फोर्स के बराबर होगा। यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसको डिस्प्लेस कराने के लिए कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है हमारा फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कहने का मेरा मतलब है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। और यही चीज़ को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। हम इसको इधर करके देखते हैं, कभी ये करके देखेंगे, कभी वो करके देखेंगे, तो वो सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए मास है, ये इसको गिरा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड को हिट करते समय कुछ इसका वेलोसिटी होगा क्या? ये जो हाइट है, हाइट में चेंजेस करेंगे तो ग्राउंड को हिट करने का वेलोसिटी चेंज करेगा। हाइट बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, हाइट कम कर देंगे तो वेलोसिटी, तो ये भी एक फैक्टर आ गया। ठीक है, यानी हाइट पर डिपेंड करता है वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो v आएगा उसमें आएगा √2gh। समझे? तो यदि h बढ़ा तो वेलोसिटी जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को वो बढ़ेगा। समझ गए? ये सारा चीज उसी से निकाला हुआ है। अब ये चूंकि कैसा क्वांटिटी, वेक्टर, तो वेक्टर को कैसे हमको डील करना है वो चीज हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज। यानी कि प्रॉपर्टीज मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, उसका गुण। ठीक है, और अवगुण नहीं। हाँ, तो सिर्फ आप किसी का गुण जानेंगे, अवगुण नहीं जानेंगे, दोनों जानना है ना। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? जोर से बोल के दिखाइए तो, तुम बोलो तो। क्या ये क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है? नहीं हो रहा है? हाँ, इतना बड़ा वर्ड तक नहीं पहुंचे अभी। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे पहुंचना है। तुम बोलो। हाँ, तुमको खुशी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, राहुल तुम्हारा जीभ ठीक है ना? बोलो। हाँ ठीक। बहुत लोगों को बोलने में दिक्कत, हमको भी बोलने में दिक्कत आती थी, लेकिन मैंने इस पर काम किया तो ठीक हो गया। आइए, तो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए आप 10 तक पढ़े हैं, मानना क्या पढ़े हैं, ठीक है, तो 10 तक पढ़े हैं, तो 10 क्लास में मान लीजिए, सपोज कीजिए, कोई आपके साथ पढ़ने वाला एक विद्यार्थी जो लंबा है, ठीक है, और वो चश्मा पहनता है, पतला है, लंबा है, चश्मा पहनता है, क्लास में टॉप करता है, वॉलीबॉल भी बहुत बढ़िया खेलता है, ठीक है, उसका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। तो मान लीजिए, सपोज करें कि वो एक दिन एब्सेंट हो गया, तो अब आप उसका नाम याद नहीं है आपको, तो लोग मान लीजिए आपस में बात कर रहे हैं कि अरे वो लड़का आज नहीं आया है जिसका कि वॉलीबॉल बहुत बढ़िया खेलता था, उसका हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया था। तो बोले कौन? अरे वो जो क्लास में टॉप करता है। तो आप इनडायरेक्टली आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं, जिससे कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। तो आप अपने दोस्त से डिस्कस किए, तो चाचा हाँ, उस लड़के का क्या नाम है? हाँ, उस लड़के का नाम तो अविनाश है। कहने का मेरा मतलब समझे, वो अच्छा वॉलीबॉल भी खेलता है, ठीक, वो उसका हैंडराइटिंग भी बहुत बढ़िया है, वो लंबा है, और उसका हमेशा क्लास में क्या करता है, टॉप करता है। ये जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके हैं, उस लड़के के। तो यहां भी हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, किसके? हाँ, समझ गए, जिससे आप उस पर्टिकुलर इंसान को रिकॉग्नाइज कर सके। मेरी बात समझ में आई? तुमको नींद आ रहा है, गहरी नींद में हो, रात को सोए हो बढ़िया से, सपना आया था, ठीक, सपना साकार हो जाएगा? अब तो समय बताएगा सर। क्या एक पेरेंट एक स्टूडेंट से पूछते हैं 12th में
कि यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कैसा होता है, तो बोलता है ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, पढ़ाई तो यहाँ अच्छा होता है, और पढ़ता नहीं है। और इतना लंबा लंबा दिया, पेरेंट भी बोल रहे हैं हाँ, फिर पेरेंट्स लौट के आ रहे इधर से मेरे बोल रहे हैं सर आपका विद्यार्थी तो बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़िया है। बोले कौन मिला, तो वहीं पे बैठा हुआ है, तो हम कैमरा से देखें, हाँ बोले ये है, ये आज एक सप्ताह के बाद आया है। ठीक है, ये बोल रहा है पढ़ाई तो यहाँ बहुत बढ़िया होता है, बाकी तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, पढ़ना तो स्टूडेंट को ही है। मेरे आंख में आंसू आ गए। हम बोले ये विद्यार्थी कहाँ था इतने दिन? सही में इधर बैठा हुआ था, एक पेरेंट आए हुए थे, ऐसे घूम रहे थे, हम और किसी पेरेंट से बात कर रहे थे, तो घूम रहे थे, तो उनको हॉल में एक स्टूडेंट दिख गया, अपना टी शर्ट पहने यूनिफॉर्म पहने हुआ था, और वो अपना कॉपी खोल करके बस ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, मतलब उसको पता है कि सर कैमरा से देखते रहते हैं, तो सर को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। तो उसी समय पेरेंट आ गए, तो बोले कि हाँ बाबू, तो बोले कि ऐसे के बातचीत करने लगे, तो पूछे कि यहाँ पर हम चाह रहे अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, क्या करें, तो पढ़ाई वढ़ाई कैसा होता है? तो नहीं, तो पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, बाकी सब तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना सर, हम यहाँ तो फैसिलिटी मिल सकती है, पढ़ाई तो बच्चे को ही करना होता है। अब उसके पेरेंट लौट के मेरे पास आके बोल रहे हैं ऐसा ऐसा बात, हम बोले भाई ये तो लेवल ही इसका है। और उसके बाद वो क्लास में चुप है एकदम, समझे? बात में गहराई पूरी है, लेकिन पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ये इसका मतलब इंटेलेक्ट लेवल ठीक है, वो अपने आप को पढ़ने से रोक रहा है ना, नहीं समझे? वो अपने आप को पढ़ने से रोक रहा है, रोक रहे हैं, तो वो उसका जवाब क्या है ना, इसके अलावा सब चीज मुझे आसान लगता है, मतलब इसके अलावा सब कुछ आसान है। वो लड़का वो इस पे शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाता है, उसके लिए वो आसान है, वहां से वो 1000 रुपया से 1 लाख रुपए अर्न कर सकता है। हाँ समझे? आइए अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ओवरऑल बात ये कि वेक्टर को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वेक्टर का बिहेवियर कैसा है, वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से वेक्टर के बारे में, वेक्टर कैसे रिलेट करेगा वो समझ में आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी है कि इफ अ वेक्टर विल चेंज, एक वेक्टर चेंज करेगा, मतलब वेक्टर चेंज कर जाएगा, कोई वेक्टर ए से कोई वेक्टर बी बन जाएगा। ठीक है, कब? उसमें सबसे पहला है व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज, मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि चेंज करेगा तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। बी व्हेन इट्स डायरेक्शन विल चेंज, विल चेंज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सी तो इंपॉर्टेंट है ही, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन, यदि दोनों चेंज करेगा, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। समझ पाए? ये जो लिखा है मैंने, यहां पर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, ड्रॉ करेंगे, आपको साइन कन्वेंशन फॉलो है, या आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो देखिए कैसे, एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर ए है, इसका खासियत यह है कि इसका जो लेंथ है मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए का मॉड ऐसे लिखेंगे तो ये 10 मीटर है। ये वेक्टर ए है, उसका मॉड लिखे हैं 10 मीटर, मतलब ये जो वेक्टर है ये लेंथ कितना होगा इसका, 10 मीटर। भले स्केल से हम आप इसको यहाँ 4 सेंटीमीटर दिखाते, लेकिन ये कितने डायमेंशन को मेजर कर रहा है, 10 मीटर को। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यदि इसका लेंथ यहां पर हम दिखाएं ऐसे, तो अभी यहां पर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 10 मीटर। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, छोटा हो गया। तो अब ये जो मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 10 मीटर है, इसका मतलब है ये जो वेक्टर है ना, इसको हम ए नहीं कहेंगे, इसका नाम बी, सी, पी, क्यू, आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए
नहीं होगा। तो ये वेक्टर को हम मान लेते हैं कि बी वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। और हम यहां पर बहुत प्राउडली लिखेंगे वेक्टर ए मॉड इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। समझ पाए? क्लियर है? इसका नाम ए रखे, चूंकि इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया इसीलिए उसका नाम हमको दूसरा वेक्टर रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहला प्रॉपर्टी कहता है व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज वेक्टर विल चेंज, ठीक है। तो वेक्टर चेंज कर गया इसीलिए मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, सिचुएशन कुछ इस तरह से है। यहां देखिए, यहां मान लीजिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर p है, ठीक है। अब ये वेक्टर p है और वही वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, इधर शिफ्ट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर चेंज कर गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर गया। डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन। डायरेक्शन का मतलब हम काउंट करते हैं किससे? ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन समझते हैं? ओरिएंटेशन मतलब आप लोगों ने ओरिएंट फैन का नाम सुना है? ओरिएंट फैन, एक फैन की कंपनी है जिसका नाम है ओरिएंट, सुने हैं? तो वो बेसिकली ओरिएंटेशन से लिया हुआ है। ओरिएंटेशन मतलब एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण या एक पर्टिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक पर्टिकुलर एंगल इन स्पेस, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब ओरिएंटेशन, कितने एंगल पर है। मान लीजिए कि ये थीटा डिग्री पर, ऐसे पहले वेक्टर इस तरह से था, ऐसे टर्न कर गया, तो जब टर्न कर गया तो डायरेक्शन चेंज किया ना, मैग्नीट्यूड तो वही है, तो हम इसका नाम बदल दिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये p वेक्टर और ये q वेक्टर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते कि लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर वेक्टर का डायरेक्शन में चेंज आया है, मैग्नीट्यूड में नहीं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, वेक्टर p जो था वो x एक्सिस में था, तो वेक्टर q x एक्सिस से कुछ एंगल पर है, ठीक है। तो यहां डायरेक्शन चेंज कर गया क्योंकि वेक्टर q x एक्सिस में थोड़ी ना है, वेक्टर q तो x एक्सिस से कुछ एंगल पर है। तो इस केस में वेक्टर q का मैग्नीट्यूड वेक्टर p के मैग्नीट्यूड के बराबर तो होगा क्योंकि लेंथ बराबर है। डायरेक्शन चूंकि चेंज कर गया इसीलिए इसका नाम हम वेक्टर q रखे, वेक्टर p नहीं। दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो सकता है, बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर q will be different with direction of वेक्टर बोलिए p। समझ पाए? यहां पर मैग्नीट्यूड में चेंजेस है, डायरेक्शन सेम है, यहां पर डायरेक्शन में चेंजेस है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो दोनों ही केस में वेक्टर चेंज हो गया, इसीलिए p से हमने क्या लिख दिया, q, और यहां a से क्या लिख दिया, b, ठीक है। अब तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा तो चेंज करेगा ही करेगा। उसका एग्जांपल देखिए क्या है, उसका एग्जांपल मान लीजिए सपोज हमारा ये वेक्टर है, इस वेक्टर को नाम हम p दे रहे हैं और एक ये वेक्टर आया, कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये तो ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। यहां पर क्या हुआ, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर p से अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि हेयर द magnitude and direction of vector p is different with वेक्टर q, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो यहां दोनों चीज चेंज किया, लास्ट का ये पॉइंट, यहां पर डायरेक्शन चेंज किया और यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज किया, ठीक है। तो वेक्टर चेंज आया। अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी बी में। बी क्या कहता है, ये तो सेकंड प्रॉपर्टी 2 में आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी 2 कहता है, ध्यान से समझिएगा, इफ वी रोटेट a vector by 360 डिग्री by keeping its tail point as a fixed point
then vector will not change. Vector will not change. इस कहानी का मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब इफ वी रोटेट अ वेक्टर बाय 360 डिग्री से उसको घुमा देंगे किस तरह से, उसके टेल पॉइंट को फिक्स रख करके, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए यहां एक वेक्टर है, ये इसका नाम हमने रखा है ए वेक्टर, और वेक्टर ए जो है यहां 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अभिनव क्या हुआ? वेक्टर ए जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब उस वेक्टर ए को हमको कितना घुमाना है? 360 डिग्री घुमाना है, और ध्यान में क्या रखना है? उसका टेल पॉइंट डिस्टर्ब न हो। तो इसको यहां से घुमाकर यहां फिर 360 पे ले आए। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट? 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 घुमा तो फिर से वो घूम करके उसी पोजीशन पे आ गया। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में तो हम कोई चेंजेस किए नहीं, और ना ही डायरेक्शन में, क्योंकि वो घूमकर एग्जैक्टली फिर उसी पोजीशन पे आ गया। तो अब इसको फिर से पढ़िए। इफ वी रोटेट अ वेक्टर बाय 360 डिग्री keeping its tail point as a fixed point, then vector will not change. Exactly 360 पे घुमा कर ले आएंगे तो उसका वेक्टर नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ना उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस किए हैं और ना ही उसके डायरेक्शन में, वो घूम के फिर वहीं आ गया। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि सेकंड केस में मान लीजिए पूछा जाए कि हम वेक्टर तो ले रहे हैं, ठीक है, यहां से वेक्टर लिया हमने, ये वेक्टर का नाम हम क्यू रख रहे हैं, और ये एंगल 30 डिग्री है। अब ये वेक्टर घूम करके मान लीजिए इसको हम घुमाते हैं 361 डिग्री से, ये तो 360 डिग्री था, अब ये इसको घुमाते हैं 361 डिग्री से, तो क्या ये जो क्यू वेक्टर है वो क्यू वेक्टर ऐसे आ जाएगा? तो ये क्यू डैश वेक्टर होगा। तो वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू डैश के बीच में एंगल कितना होगा? तो एंगल चेंज हो गया, तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। समझ पाए बात को? इसका मतलब है कि यदि हम उसके टेल पॉइंट को फिक्स रख करके यदि हम उसको 360 से कोई भी अलग एंगल पे घुमाते हैं, 360 ना रखते हुए कोई अलग एंगल रखते हैं, तो वो वेक्टर अपने डायरेक्शन में चेंज कर जाएगा, और हमारा ये दूसरा जो पॉइंट है ये वायलेट हो जाएगा और वो वेक्टर चेंज कर जाएगा। समझ पाए इस बात को? तो इस केस में यदि 1 डिग्री से भी चेंजेस किए तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 1 डिग्री हो गया। इसका मतलब वेक्टर चेंज कर गया, क्यू से क्यू डैश या क्यू से पी हो जाएगा, कोई अलग नाम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएगा, इसीलिए वेक्टर चेंज हो जाएगा। समझ गए बात को? इसको कंप्लीट कीजिए, राइट डाउन कीजिए। लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और मेरा आदत है कि करेगा, हाँ, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, जब उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, तब दोनों चीज चेंज करेंगे। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, जब किसी वेक्टर को उसके टेल पॉइंट को फिक्स करते हुए 360 टर्न कराएंगे, किसी एंगल पे वो पहले से रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उसके टेल को पॉइंट को फिक्स रख करके 360 डिग्री को हम उसको टर्न करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। आगे देखिए थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। अभी सिर्फ ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा नहीं, ध्यान से देखिए। अभी ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक वेक्टर ये लिए, इस वेक्टर का नाम हमने ए रखा। इस खासियत क्या है? ये उस वेक्टर का लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड है, और ये एंगल 30 डिग्री उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट उसका टेल है, ये हेड है। अब इस वेक्टर को हम पैरेलल ऐसे उठाकर पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे। ध्यान क्या रख रहे हैं कि वेक्टर को कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? पैरेलल, मतलब इसका टेल ऐसे पकड़ा हमने, टेल ऐसे पकड़ा और हेड ऐसे पकड़ा, और उसको उठा करके हम यहां पर ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो यदि मेरा ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम ड्रॉ जो कर रहे हैं वो पैरेलल ही कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो पैरेलल यदि शिफ्ट किए तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और क्या इसको हम वेक्टर ए कह सकते हैं? रीजन देखिए, समझिए क्या कि ये लेंथ में हमने कोई चेंजेस किया क्या, एंगल में कोई चेंजेस किया क्या? यानी कि वेक्टर चेंज कब करता है? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो ना ही हमने मैग्नीट्यूड में चेंज लाया और ना ही डायरेक्शन में चेंज लाया, तो वेक्टर चेंज करेगा क्या? तो यही बात को हम लोग इस तरह से यहां देख रहे हैं कि किसी वेक्टर को यदि हम पैरेलल शिफ्ट कर दें तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। यही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू itself in a same plane, then vector will not change, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। जैसे अब यही वेक्टर है, अब इस वेक्टर को हम यदि यहां भी शिफ्ट कर दें, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो पैरेलल शिफ्ट किए तो यहां पर भी उस वेक्टर का नाम वही रहेगा, क्योंकि वेक्टर चेंज तो तभी करेगा जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होगा। यहां पर भी हम चेक करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री यदि है और लेंथ वही है तो ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। अब मान लीजिए कोई दूसरा वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर हम ले रहे हैं जो y एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और इस वेक्टर का नाम हमने b वेक्टर दिया है। अब b वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आए, ठीक है। तो इसको भी हम b वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है 90। एंगल में कोई चेंजेस नहीं, लेंथ में भी कोई चेंजेस नहीं, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। उस प्लेन में हम उसको कहीं भी ले जाएंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। अब कोई दूसरा और वेक्टर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर को r नाम दे रहे हैं, ये एंगल 20 डिग्री है सपोज। अब उस वेक्टर को हम यहां शिफ्ट कर दें ऐसे, तो वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और ये इस तरह से यहां हम इसको r वेक्टर का नाम दे रहे हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और लास्ट जो उसका फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ वी अरेंज टू वेक्टर्स टेल टू टेल अरेंजमेंट, मतलब हमको दो वेक्टर को कैसे अरेंज करना है, शिफ्ट कैसे करना है, जैसे उनका टेल टू टेल मैच कर जाए, ठीक है। इफ वी अरेंज टू वेक्टर टेल टू टेल अरेंजमेंट एंड मैच इट then a smaller angle will be angle of vector। एक टर्म यहां यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ वेक्टर। तो एंगल ऑफ वेक्टर ये मतलब यदि किसी दो वेक्टर को हम इस तरह से अरेंज कर दे कि उनका टेल मैच कर जाए, तो उसमें जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल ऑफ वेक्टर होगा। ये स्टेटमेंट का अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उससे देखिए मैच करा दिए। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर, इस वेक्टर को हम P नाम दे रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर ये है, इसका नाम हम Q दे रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड भी दोनों का अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये वेक्टर जो P है और वेक्टर Q अलग अलग एंगल पर है। तो अब हमको थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर विल नॉट चेंज। तो मान लीजिए सपोज करें कि हम इस P वेक्टर को ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके इसके टेल से मैच करा दें। जैसे यहां कह रहा है कि इफ वी अरेंज टू वेक्टर्स टेल टू टेल,
मतलब हम दो वेक्टर को टेल टू टेल मैच करा दें तो उसमें हमको अब देखना है कि कैसे होगा वो। वेक्टर p को पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहां, तो वेक्टर p यदि पैरेलल शिफ्ट होगा तो ऐसा ड्रॉ होगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए, थोड़ा इसको और लंबा दिखाते हैं। ड्रॉ करते समय आप ध्यान रखिएगा कि उतना ही लंबा बने। मतलब वेक्टर p को हमने पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिया, कर सकते हैं एक ही प्लेन में, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, इसीलिए वेक्टर p का नाम यहां भी वेक्टर p ही रह गया। तो यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहा है। जब दो वेक्टर टेल टू टेल मैच होगा तो दो एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा ये अल्फा और दूसरा एंगल बनेगा ये बीटा। तो अल्फा और बीटा, तो उसमें क्या कह रहा है, देन स्मॉलर एंगल विल बी, तो यहां अल्फा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ वेक्टर्स, एंगल ऑफ वेक्टर्स कौन? वेक्टर p एंड वेक्टर q, दो वेक्टर के बीच का एंगल। समझ पाए इस बात को? तो इस तरह से हम क्वेश्चन में या फिर कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि जैसा क्वेश्चन कहेगा कि देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q आर अरेंज सच दैट देयर एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर थीटा। तो थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाकर, इसलिए इसको अलग से रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे हम इसको इन्वर्टेड कॉमा दे करके अंडरलाइन किए हैं, आप लोग भी उसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये आगे बहुत रोल प्ले करेगा। अब ध्यान रखना है, टेल टू टेल मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल से मैच कर जाए, ऐसा नहीं, दोनों का टेल टू टेल मैच होना चाहिए। और उसमें स्मॉलर एंगल रिप्रेजेंट करेगा क्या? एंगल ऑफ ग्रेटर वेक्टर नहीं, ये बड़ा वाला एंगल नहीं, स्मॉलर एंगल। समझ गए? ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग लास्ट प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, उसी पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें हमारे पास तीन वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर, ये वेक्टर मान लीजिए ए है जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। एक वेक्टर ये हो गया वेक्टर बी जो यहां वाई एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है एंगल ऑफ वेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर। एंगल ऑफ वेक्टर्स कौन कौन? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल निकालना है। ध्यान समझिए, तो अब यहां पर एंगल निकालना है तो अरेंजमेंट में कोई चेंजेस करना पड़ेगा। क्या है? क्योंकि फर्स्ट वेक्टर ए है, उसका टेल से सेकंड वेक्टर का हेड जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि हमको एंगल ऑफ वेक्टर पता करना है तो हमको दोनों का टेल मैच कराना पड़ेगा। क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो वेक्टर का यदि टेल मैच करेगा तो उसके बीच का एंगल निकलेगा। अभी तो नहीं निकल सकता। तो अब यदि मान लीजिए इस जो बी वेक्टर है, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी तो है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यदि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो वेक्टर बी को यदि हम इस तरह से शिफ्ट कर दें आगे, तो ये हो गया वेक्टर बी होगा। ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये एंगल 53 है, तो ये एंगल कितना होगा? 53 होगा। ये एंगल 45, तो ये एंगल कितना होगा? 45। तो हमारे पास दो एंगल बन रहा है, जो हम आपको बताया था कि ये दो वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ेंगे, ऐड करेंगे या अरेंज करेंगे तो हमारे पास दो एंगल बनेगा। एक एंगल ये अल्फा और एक ये एंगल बीटा। आपको देखकर क्या लग रहा है कौन छोटा होगा? अल्फा। तो अल्फा यहां पर कितना आएगा? 53 और प्लस 45 कितना? 98। तो 98 डिग्री। तो यही क्या हो गया? एंगल ऑफ वेक्टर कौन? ए एंड बी होगा क्या? समझ गए? अब ऐसा ही कुछ आपको अलग अलग क्वेश्चन में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए। यहां पर हम लोग तीन वेक्टर यूज कर रहे हैं। ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर, इस वेक्टर का नाम ए दे रहे हैं, ये एंगल 37 डिग्री है। एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर का नाम बी दे रहे हैं और ये एंगल 10 डिग्री है, 10 डिग्री। एक वेक्टर यहां से ऐसे गया, ये वेक्टर सी वेक्टर है, ये एंगल 25 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल
एंगल ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन से? तो उसमें पहला है ए, उसमें पूछ रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में। दूसरा पूछ रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच में। थर्ड पूछ रहा है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में। निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है अभी इनिशियल स्टेट है, अभी इनिशियल लेवल है, तो जब भी जैसे ए और बी ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको ऐसे बना करना, उसमें वेक्टर ए को दिखाना है और वेक्टर बी को दिखाना है। ऐसे दिखाकर इसमें एंगल निकालिए। ऐसे 3 डायग्राम बनेंगे, तीनों अलग अलग बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप। जब फिर इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो एंगल्स निकालने में ध्यान रखेंगे। कंडीशन यही है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी निकलेगा जब दोनों टेल टू टेल अरेंज्ड होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसमें कहीं डाउट तो नहीं है सुनीता? क्लियर है? तुमसे बन गया था तो इसमें ये तीनों सही आया था तुम्हारा? ठीक, अब इसको करना है उसी तरह। ठीक है, तो आज इतना ही खत्म करते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ वेक्टर का रहेगा। मतलब वेक्टर कितने टाइप्स के हैं, सारा वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो उन वेक्टरों में सबसे बड़ा भाई होगा, वो होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इतना खतरनाक वेक्टर है वो कि आपको देखने में बहुत सिंपल लगेगा लेकिन बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग कल खत्म कर देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए रिवाइज जरूर कीजिएगा, टॉपिक सब धीरे धीरे बढ़ेगा।